क्या मतलब वो लड़की जो अरताश के निकाह में थी वो मुजरा करने के लिए राजी हो गई है और ये बात अरताश को पता है। अगर इसे पता चल गया तो वो ज़मीन आसमान एक कर देगा। तुम इसे नहीं जानते रेशम भाई, मेरा खून का तल्लक है इसके साथ, मुझसे बेहतर इसे कोई नहीं जानता। और ये तो परिविश जानती है कि अरताश ने इसे तलाक दी है। अरताश तो इस बात पर कायम होगा कि इसने इसे कोई तलाक नहीं दी। वो हंगामा कर देगा। शाहिद इसके सामने बैठा इसे बता रहा था, जबकि वो नाक से मक्खी उड़ाती कहका लगाकर हंसी थी। इसे बताएगा कौन? वो बेचारा दिल दरवा कर बैठा हुआ है। इसकी हालत इस वक्त मजनू जैसी है। रहने दो इसे इसके हाल पर, इसे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। और वहां पर अपना दुख मनाए। मैं यहाँ पर पैसे कमाऊंगी, पैसे बहुत बड़ा मुजरा रखवाया है मैंने, और साथ ही मुजरे में इसके मुंह दिखाई भी करवा दूंगी। पैसा ही पैसा होगा। तुम नहीं जानते ऐसे मामलों में मेरा दिमाग तुम्हारी सोच से भी ज्यादा देर चलता है। बहुत सोच समझ कर मैंने ये खेल खेला है, और इस खेल में जीत सिर्फ मेरी होगी। और तुम बस आम खाओ, गुठलियां गिनने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे किया हुआ अपना वादा जरूर निभाऊंगी। परिविश की मुंह दिखाई के बाद सबसे पहले इसे तुम्हारे कमरे में भेजूंगी। कीमत याद रखना, परिविश की मुंह दिखाई के बाद तुम इसके पहले हकदार होगे। 5 लाख से कम नहीं लूंगी। वो इसे देखते हुए अपनी कीमत उतार रही थी, जबकि शायद ने कहकर लगाया, हाँ हाँ रेशम भाई, अरताशा की बीवी को अपने बिस्तर पर लाने के लिए मैं 10 लाख दे दूं। 5 लाख क्या चीज है, तुमने बड़ी कम कीमत लगाई है। तुम पैसे की फिक्र मत करो, बस वो लड़की सबसे पहले मुझे चाहिए। तुम करो इसकी मुंह दिखाई, इसे जितना भी पैसा कमाना है कमाओ, इसके बाद मैं जानूं और वो लड़की जाने। वो इसे देखते हुए कह रहा था, जबकि रेशम भाई ने कंधे उचका दिए थे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, ये ना हो कि किसी की नजर में आ जाऊं। वैसे भी अरताशा हमारे सारे खेल के बारे में पता चलकर अगर अरताशा को हमारे सारे खेल के बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला बन गया है। इधर हमारे लिए जो पैसा आ रहा था सब हाथ से गया, समझ लो पकड़े गए। मेरा बाप एक नंबर का निकम्मा निकला, कह रहा है ऐसा खेल खेलेगा कि सब कुछ हमारे हाथ आ जाएगा, अमीर हो जाएंगे, लेकिन खुद ही फंस गए। इसके सामने सारी हकीकत खुल गई। इसने एक एक चीज की रसीद बना कर रखी है, सब कुछ वो हमारी नाक के नीचे से लेके, और हम कुछ नहीं कर पाए। मेरा बाप अपने आप को बहुत बड़ी तो चीज समझ रहा था, हाली हाथ रह गए हम लोग। वो बड़े अफसोस से बोल रहा था, जबकि रेशम भाई ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। जिन चीजों से मतलब नहीं होता था वो इनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाती थी। कल इस आदमी से फोन करवाऊंगा, इसके मैनेजर को कोई रकम तो निकलवाऊं वहां से। मेरा काम का आदमी है, बल्कि का आदमी नहीं, सिर्फ इसकी आवाज बड़े काम की है। अरताश की ऐसी आवाज निकालता है ना कि खुद अरताश यकीन ना कर पाए कि ये वो नहीं है, लेकिन बड़ा लालच आ गया है इसमें। अब वो लाखों के हिसाब से मांगता है, अपनी आवाज की खूब कीमत निकालता है। वो उसे देखते हुए बता रहा था, जबकि रेशम भाई खुलकर हंसी थी। हाँ, तो वो जानता है तुम लोगों के पास पैसा जो आता है वो इसकी आवाज की वजह से आता है, तो कीमत तो बनती है इसकी अपनी आवाज, इसका हक बनता है वो अपनी आवाज से खूब कमाए। है जाओ तुम भी कोई काम करो, मुझे भी बड़ा काम है, बहुत कुछ करना है। इतना बड़ा मुजरा है, हर छोटे बड़े सेठ को बुलाया है मैंने। जो परिविश को देखेगा देखता ही रह जाएगा, नोट लुटाएगा और परिविश के हुस्न का दीवाना हो जाएगा। लेकिन परिविश हासिल सिर्फ तुम्हें ही होगी, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया है। और रेशम भाई अपना वादा नहीं तोड़ती। वो इसे देखते हुए ऐसे अंदाज में बोली कि वो जैसे मचल उठा था। हाय रेशम भाई, यही बात तो तुम्हारी अच्छी लगती है मुझे, जो तुम वादा निभाती हो। बेशक वादा निभाने के पीछे की वजह मेरा वो आदमी ही है। अगर वो आदमी लेकर नहीं आता तो मैं देखता कि तुम कैसे ये मुजरा करवाती और कैसे इतना पैसा कमाती। वो उठते उठते अपना एहसान जताना हरगिज नहीं भूला था। जबकि रेशम भाई ने ऐसा झटका था, आजकल जो भी इसके पास आकर बैठा था वो मुसलसल हंसता रहता था, क्योंकि इसके सामने वाला दांत टूट चुका था। और आजकल इसकी जो हालत थी, कोई भी दावे से कह सकता था कि रेशम भाई की ये हालत किसी आम एक्सीडेंट से नहीं हुई, बल्कि वो किसी की हाथ की मार खाई है। इसीलिए जो भी इसके पास आकर बैठा इसके दांत अंदर नहीं जाते थे। और ये मुस्कुराहटें ही तो रेशम भाई के अंदर दहकता लावा भड़का रही थी। और ये दहकता लावा किसी और के लिए नहीं बल्कि जीनत के लिए ही था, जो बहुत बुरा साबित हो सकता था। इसे हैरत थी वारिस शाह से, इसे पूरी तरह से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा था, लेकिन इसने वारिस शाह को अभी तक नहीं बताया था कि इसे इसकी हालत में पहुंचाने वाली रेशम भाई है। रूहा तेजी से बाहर से आती अपने कमरे की तरफ जाने लगी थी, जब शाबिर इसके सामने सीढ़ियों से नीचे उतरता नजर आया। वो रुक गई थी, क्योंकि वो जानती थी वो उसे कुछ ना कुछ जरूर कहेगा, और वो क्या कहने वाला था शायद ये वो भी जानती थी। रूहा सिकंदर शाह, आज के बाद मैं तुम्हें अपनी बीवी के आसपास ना देखो। तुम्हारे से कोई तलक नहीं है, और ना ही मुझसे तुम्हें इस घर में रहने दिया है। यहीं से मेरी हिम्मत की दाद दो, वरना तुम सिर्फ और सिर्फ कब्र में जाना डिजर्व करती हो। अगर अपनी जिंदगी चाहती हो तो आज के बाद असीर से दूर रहो तो बेहतर होगा। आज के बाद मेरी बीवी के आसपास भी नजर ना आओ। इसका लहजा सख्त था, जबकि रूहा हैरत से देख रही थी। भाई वो अकेली बैठी हुई थी बाहर, इसलिए मैं इसके पास चली गई। वो भाभी है मेरी, हम एक घर में रहेंगे तो क्या मैं इसे देख भी नहीं सकती, इसे बात भी नहीं कर सकती। रूहा को यकीनन बुरा लगा था इसका यूं आकर मना करना। आखिर इसका भी असीर से रिश्ता था। भाभी वो तुम्हारी भाभी है, लेकिन कैसे? अगर मैं ही तुमसे किसी तरह का कोई तलक नहीं रखना चाहता तो मेरी बीवी का तुमसे भला क्या तलक? मेरी बीवी का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा इसके साथ, और ना ही मेरे साथ। आज के बाद मेरी बीवी के आसपास नहीं जाओगी। इसका लहजा इंतहाई तल्ख था। ठीक है भाई, मैं कोशिश करूंगी इसके आसपास ना जाऊं और ना ही से बात करूं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको मेरी तरफ से किसी भी तरह की शिकायत का मौका ना मिले। जानती हूँ मैंने आपका दिल दुखाया है, आप मुझे यूं माफ नहीं कर सकते, लेकिन एक ना एक दिन तो आपको मुझ पर तरस आ ही जाएगा। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफी के लायक नहीं थी, लेकिन उनके तलक आप तक किस तरह से अनजान रह सकते हैं। एक ना एक दिन तो आप मुझे माफ कर ही देंगे।
वो यकीन से बोली थी, जबकि वो उसकी बातों को नजरअंदाज करता बाहर की तरफ कदम उठा गया था। इसका इरादा यकीनन असीर के पास जाने का था। वो हल्का सा मुस्कुराती अपने कमरे की तरफ चली गई थी। यहाँ रहते हुए से एक बात बहुत अच्छे तरीके से पता चल गई थी कि असीर शाबिर शाह की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। बल्कि अब ये कहना नहीं गलत नहीं होगा कि असीर से ज्यादा अहम शाबिर के लिए और कुछ भी नहीं था। और असीर जैसी मासूम लड़की एक ऐसा ही मोहब्बत करने वाला इंसान डिजर्व करती है। अरताश अब तक घर वापस नहीं आया था और आशी ये सोच कर परेशान हो रही थी कि न जाने परिवेश किस हाल में होगी। वो बहुत तकलीफ में थी। इसकी तकलीफ में ही वो घर से निकल चुकी थी। आखिर वो किस हाल में होगी? क्या अरताश इसे ढूंढने गया होगा? जितना वो गुस्से में था, इसे यकीन था कि वो ऐसे ढूंढने तो हरगिज नहीं गया। अल्लाह परी महफूज हो। मुझे यकीन है परी ऐसा नहीं कर सकती। एक माँ भला अपने बच्चे की जान कैसे ले सकती है, और ये जानते हुए भी कि इसका बच्चा इसके शोहर के लिए क्या अहमियत रखता है। ऐसा लगता है जैसे इन दोनों में किसी ने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की है। कोई है जो इन दोनों को साथ नहीं देख सकता। वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब अचानक बाहर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। ये सोचकर अरताश परिवेश को लेकर वापस आया होगा। वो तेजी से घर से बाहर निकली थी, लेकिन वहाँ अरताश के बजाय अखराज को देखती वो फौरन भागकर इसके पास आती, इसके सीने से लिपटी थी। अच्छा हुआ अखराज आप खुद आ गए। यहाँ बहुत बुरी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज्यादा बड़ी। परिवेश खा छोड़कर चली गई है, जबकि अरताश भैया भी बहुत गुस्से से घर से निकले हैं। अब तक वो वापस नहीं आए। न जाने परिवेश ने मिली भी होगी या नहीं, या शायद वो इसे ढूंढ भी रहे होंगे या नहीं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा हुआ वापस आ गए। वो उसके सीने से लेके आपके रोने लगी थी, जबकि अखराज ने अंदाजा लगाया था कि वो सुबह से ही बहुत ज्यादा परेशान थी। 3-4 दिन पहले इसका मिशन मुकम्मल हुआ था। दुश्मनों को धूल चटाने के बाद अब वो लोग वापस घर आने का इरादा रखते थे, लेकिन मजाल थी जो इनके मसाइल हल हो रहे हों। अब हर तरह के मसले हल करने के बाद वो आज आकर इसे सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन यहाँ तो वो और ही मसले का इंतजार कर रहे थे। वो इसे अपने सीने से लगाता इसे घर के अंदर लेकर आया था। इस वक्त वो जितनी परेशान लग रही थी, वो अंदाजा लगा चुका था कि मसला बहुत संगीन था। वो परिवेश को जानता नहीं था, ये सिर्फ नाम से वाकफियत थी। ना जाने वो कैसी दिखती थी, इसी ने तो बस ये पता था कि उसके भाई की पसंद है, उसका भाई इसे घर लेकर आया है। लेकिन वो यहाँ 2 दिन भी ना रुकी थी और घर छोड़कर चली गई। और ये जो बच्चे वाली बात आशी ने और जो बच्चे वाली जो इसने आशी की वॉइस सुनी थी, वो भी इसकी हैरानगी के लिए काफी थी। अब आशी से पूरी तफसील से बता रही थी कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या क्या था, जिसे सुनता वो खुद भी हैरान था। सारे काम निपटा कर आया हूँ ये बरसम अकाबीना, इनको बस बहाना चाहिए था मुझसे काम लेने का। देखो सारा दिन तुमसे मिलने नहीं आ सका। वह अस्पताल के अंदर दाखिल होते हुए जीनत को देखते हुए बोला था, जो उसके आने पर हल्का सा मुस्कुराई थी। तुम बताओ कैसा गुजरा दिन? अच्छे से आराम किया ना? सोई थी या सारा दिन छत को देखती रही हो? मुझे मिस किया होगा यकीनन। वो कुर्सी खींचकर उसके करीब बैठते हुए बोला था, आपको बहुत सारा मिस भी किया, थोड़ी देर सोई भी थी, छत को भी बहुत कूदा और एक बहुत बड़ा फैसला भी किया है। वो तफसील से बताते हुए इसे देख रही थी, जबकि इसकी आखिरी बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया था। अच्छा जी, तो मैडम ने क्या फैसला किया है ये भी बता दो। कहीं तुम्हारा फैसला ये तो नहीं कि कल के बजाय हम आज ही निकाह कर लेते हैं? क्या जुम्मे का इंतजार करना भी आज ही अपने आप को पूरी तरह से वारिशा के मलकियत में देती हूँ, यही फैसला किया था ना तुमने? वो चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट से जाए बोला तो जीनत हल्का सा मुस्कुराई थी। इसकी मुस्कुराहट का मतलब तो हाँ इस मुस्कुराहट का मतलब तो है इस मुस्कुराहट का मतलब तो हाँ है ना? मैं बुलाऊं बरसम अका को गवाह के तौर पर? वो फौरन अपना मोबाइल निकालते हुए बोला। इसने नफी में सर हिलाया था। मैंने एक बात सोची। मैंने सोचा कि मेरे साथ आपकी जिंदगी क्या होगी। आप एक खानदानी बीवी रखते हैं, आपके खानदान में आपका वारिस आने वाला है, खूबसूरत सी बीवी आपकी मुंतजर है, जो आप पर किसी मर्द की भी निगाह पड़ना भी जो अपने आप पर किसी मर्द की निगाह पड़ना भी खुद के लिए गुनाह के मुतरादिफ समझती है। एक लड़की जो अपनी तमाम तर खूबसूरती को सिर्फ आप तक महदूद रखती है, वो आपको अपना सब कुछ मानती है। आपकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अगर मैं आपको ज़िंदगी में आ जाऊंगी तो आपकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हर किस नहीं होगी। किस किस को बताएंगे कि आपकी बीवी रकासा थी, तवाइफ नहीं? आपके ख़ानदान के कितने मर्द मुझे नाचते देख चुके होंगे। जानते हैं आप कितने लोगों की निगाहें उठी होंगी, आप पर कितने लोगों की उंगलियां उठेंगी, आप पर तरह तरह की बोलियां बोले जाएंगी। कौन आया था यहाँ पर? वो इसकी बात काटता अचानक से सवाल करने लगा, जबकि वो एक नजर से देखती नफी में सर हिलाने लगी थी। झूठ मत बोलो खबरदार, जो तुमने मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश भी की। बताओ कौन आया था यहाँ पर? अगर तुम नहीं बताओगी तो ये मत सोचना कि मुझे कोई और नहीं बताएगा। बताओ कौन आया था यहाँ पर मुझसे पहले आज? वो गुस्से से बोला था। यकीनन इसका झूठ बोलना इसे बुरा लगा था। वो अंदाजा लगा चुका था कि इसकी बातों से कोई आया था, वरना पिछले 2 दिन से तो वो अलग ही दुनिया के खौफ देख रही थी। वो खुश थी अपने निगाह को लेकर। इसका यूं उदास होना, यूं इस तरह की बातें बहकी बातें करना इस बात को साफ जाहिर कर रहा था कि कोई तो आया था। नादर खान, वो गुस्से से चिल्लाया था, जबकि नादर अगले ही लम्हे साथ झुकाए अंदर दाखिल होता इसके हुक्म का मुंतजर था। कौन आया था यहाँ पर? सच सच बताओ मुझे। आज हवेली से यहाँ कोई आया था ना? वो पूरे यकीन से कह रहा था, जबकि नादर ने हाँ में सर हिलाया। आपकी जोजा आई थी। वो बाहर आकर मेरी मिन्नतें करने लगी कि मैंने यहाँ अस्पताल लेकर आऊँ। वो जीनत बेबी से मिलना चाहती हैं। मैं मजबूर हो गया था इनके बार बार कहने पर। वो बहुत ज्यादा रो रही थी और वो अभी न जाने क्या क्या कहने वाला था, जब अचानक की वारत ने अपना हाथ खड़ा करते हुए से रोक दिया था। एतबार के काबिल नहीं रहे नादर खान, आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। वो बेहद गुस्से से बोला था, जबकि नादर अगले ही लम्हे इसके पैर में बैठ गया था। नहीं साहब, मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैं आइंदा। वो बोल ही रहा था जब वो इसे अपने पीछे धकेलता कमरे से निकल गया था। इसका गुस्सा बता रहा था कि आज कुछ बहुत गलत होने वाला है। वो शाबिर की चादर को ठीक से अपने इर्द गिर्द लपेटे हुए धूप की गर्मी को महसूस कर रही थी, जबकि वो इसके करीब आ रुका था। शाबिर ने आहिस्ते से इसके बालों को अपने रब रखे तो इसकी मौजूदगी को महसूस करती वो उसकी तरफ देखने लगी थी, जबकि आसिर की इसकी चादर को
ठीक से खुद पर लपेटा था। सॉरी, मेरी वाली चादर बहुत हल्की है, इसमें सर्दी लगती है, इसलिए मैंने आपकी पहन ली। वो चादर को मजीद खुद से लपटे हुए बोली तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया था। मेरा सब कुछ भी तुम्हारा है मेरा चांद, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, जो दिल चाहे वो पहनो। इतना जल्दी क्यों कमरे से बाहर आ गई? अगर आ ही गई थी तो मुझे भी जगा लेती, मैं तुम्हारे साथ ही आ जाता। वो कुछ चीज के मजीद करीब रखते हुए इसका ठंडा हाथ अपने गर्म हाथों में दबाने लगा था। अगर मैं आपको जगा लेती तो मैं भी ना आ पाती, क्योंकि आपके साथ आपका जिन भी जाग जाता और फिर वो मुझे भी बेड से उठने नहीं देता। वो फौरन मुंह बनाकर बोली थी, जबकि इसकी बात का मतलब समझकर शाबिर कहका लगाकर हंसा था। आज तो मेरा मासूम बच्चा अच्छा तो मेरा मासूम बच्चा इतना डर गया है अपने जिन से। सॉरी। अच्छा तुम मेरा मासूम बच्चा इतना डर गया अपने जिन से, लेकिन ये तो फिर भी तुम पर काबज ही रहेगा। तुम मुझे जगाओ या ना जगाओ, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारी सांसें चुराने के लिए तैयार रहूंगा। वो इसे एक झटके से अपने करीब खींचता इसके नाजुक लबों पर अपनी लब रख गया था, जबकि यूं सरेआम इसकी इस हरकत पर वो बौखला कर रह गई थी। वो शावेद से इस तरह की बेबाकी की उम्मीद नहीं रखती थी, लेकिन वो जानती थी कि इससे किसी भी तरह की उम्मीद की जा सकती है। और पिछली 2 रातों के बाद वो अंदाजा लगा चुकी थी कि शाबिर एक इंतहाई रोमांटिक इंसान है। शाबिर इसे पूरी तरह से खुद में कैद किए हुए था, जबकि अचानक ही अपने पीछे कोई महसूस हुआ। शाबिर ने पलट कर देखा तो शकीला भागते हुए वापस अंदर जा रही थी, जबकि ये सोचकर कि शकीला इन्हें इस तरह की हालत में देख चुकी है, सिर की तो धड़कन रुकने लगी थी। ये शकीला समझदार है, लेकिन फिर भी मुझे पसंद नहीं है। कभी भी गुस्ती है, फिर खुद ही ऐसे भाग जाती है जैसे दुनियादारी की कोई खबर ही ना हो। वह घबराते हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी जब इसे अपने बेहद करीब से शाबिर की आवाज सुनाई दी थी। इसने घूरकर शाबिर को देखा था। आपको कौन से दिन दुनिया का दर्द दे रहे थे? यहाँ जब वो यहाँ रुककर आपका सारा दर्द सुनकर जाती, वैसे घूरते हुए बोली तो इसकी बात पर शाबिर ने जोरदार कहकर लगाया था। हाँ डार्लिंग, ये भी तुम ठीक कह रही हो। वैसे तो मैं यहाँ दीन दुनिया का दर्द हरगिज़ नहीं दे रहा था, बल्कि अपनी खूबसूरत सी बीवी के साथ रोमांस कर रहा था। लेकिन अगर फिर भी किसी तरह ये शर्मा कर यहाँ से भागी है थोड़ा और लेकिन फिर भी ये जिस तरह से यहाँ से शर्माकर भागी है, ये थोड़ा ओवर रिएक्शन था। मतलब 5 बच्चों की अम्मा है वो मुस्कुराते हुए इसके साथ इसकी नोकझोंक को एंजॉय कर रहा था। शाबिर शाह चाहता था कि वो इसकी बातें करे, इसे लड़े, इसे अपने दिल की बातें कहे, लेकिन ये एक लड़की थी जो कुछ बोलती ही नहीं थी। इसकी खामोशी शाबिर शाह को अच्छी नहीं लगती थी। वो इसके अंदाज से समझ गया था कि वो यकीनन एक बहुत ही शरारती किस्म की लड़की थी, लेकिन हालात और वक्त ने इसे काफ़ी ज़्यादा सख्त बना दिया था। वो अंदाज़ा लगा सकता था कि वो काफ़ी जॉली नेचर की लड़की थी, लेकिन शाबिर की पहली सख्तियाँ से शाबिर के साथ एक कंफर्टेबल माहौल नहीं दे पा रही थी। एक अजीब सा डर था जो इस पर हमेशा हावी रहता था। शाबिर इसे इस डर से आज़ाद करना चाहता था। 5 बच्चे हों या 10 बच्चे हों, इन्हें आपकी बेशर्मियां देखने का लाइसेंस नहीं मिला है शाह साईं। जो आप इसके इस तरह से जाने पर इस तरह से कह रहे हैं। बेचारी शर्मिंदा हो गई हैं आपकी इन हरकतों की वजह से, लेकिन आपको जरा शर्म नहीं आई। वो कहते कहते अचानक ही अपने लबों पर हाथ रख गई थी, जैसे अंदाजा हो चुका हो कि वो कुछ ज्यादा ही बोल चुकी है। और शाबिर साहब इसे अपने सामने इतना बोलने की इजाजत नहीं देता था। मैं तो बेशर्म हूँ और मुझे इस बात को कहने में कोई शर्म भी महसूस नहीं होती। अब जिसके पास इतनी प्यारी बीवी हो, इसके पास बेशर्मी का लाइसेंस तो होता ही है ना जान। वो झुककर इसके नरम और मुलायम गालों पर अपने लब रखे हुए मजीदी से तपाने लगा था, जबकि इसकी पिछली बात का असर बिल्कुल भी जाहिर किए बगैर वो चाहता था कि वो यूं ही खुलकर इससे बातें करे। आप होंगे इतने बेशर्म, लेकिन मैं नहीं हूँ, और ना ही आपकी ये बेशर्मी के नज़ारे मैं किसी और को दिखाना चाहती हूँ। मैं रूम में जा रही हूँ। वो फौरन अपनी जगह से उठकर अंदर की तरफ जाने लगी, तो शाबिर भी फौरन अपनी जगह से उठता इसके पीछे आया था, और फिर यूं ही इसके पीछे पीछे चलते वो अचानक इसे अपने बाजू में कैद करता इसे हवा में मटकीन कर चुका था। इसकी ये हरकत तो असर के गाल लाल कर गई थी और दिल की धड़कनों में जैसे दशल बर्पा कर गई थी। वो हैरत से इसे देखती इसकी गर्दन की करीब से कमीज को अपनी मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। ठीक कहती हो तो मेरी जान, हमें अपने रोमांस के नज़ारे इस तरह से खुलेआम नहीं बिखेरने चाहिए। रोमांस तो रूम में ही अच्छा लगता है। तुम रूम में चल कर ये सब कुछ करना चाहती हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। हम रूम में भी एक दूसरे के साथ काफ़ी रोमांटिक वक्त इंजॉय कर सकते हैं। वो उसके माथे पर अपने लब रखते हुए रोमांटिक अंदाज में बोला था, जबकि वो टांगे खुदलाती खुद को इसकी बाहों से आजाद कराने की कोशिश करवाने लगी थी। लेकिन वो शाबिर शाह जिसकी पकड़ से निकलना अब इसके लिए नामुमकिन सी बात थी। मेरा वो मतलब नहीं था शाह साईं, आप मेरी बात का मतलब बिल्कुल गलत निकाल रहे हैं। वो इसकी बाहों में बुरी तरह से मचलते हुए बोल रही थी, लेकिन शाबिर शाह ने इसकी किसी भी बात की परवाह नहीं की थी। मेरा चांद, मेरा बच्चा, तुम्हें कोई भी मतलब क्यों ना हो, लेकिन अब मेरा मतलब यही है कि मैं रूम में तुम्हारे साथ रोमांस करने का इरादा रखता हूँ। और यकीन करो वहाँ हमारे रोमांस के नज़ारे कोई नहीं देखेगा। बस के लबों पर झुकता, इसके लबों को चूमने के बजाय इसके होठों के नीचे अपने लब रखता अपनी हरकत को कंट्रोल कर गया था, और फिर से फखरी अंदाज में दिखने लगा जैसे वो उसकी हरकत बड़ी शाबाशी देगी। मेरा चांद, मैं इस तरह से खुरियां रिजर्व नहीं करता। मैं तुम्हारे लब्बों को हरगिज नहीं चुमा है। मैंने तुम्हारे होठों के नीचे अपने लब रखे हैं। बेशर्मी तो तब होती ना जब मैं तुम्हारी लब्बों को अपने लब्बों में कैद करता, तुम्हारी सांसें रोक देता। वो मजीद चौंक होते हुए बोला तो आसिर ने एक दफा फिर से मचलना शुरू कर दिया था। अरे चांद, अगर शाबाशी नहीं देती तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरा बैलेंस तो खराब मत करो। वो तेजी से सीढ़ियों से ऊपर लेकर जाता, दिलकशी से मुस्कुराता इसे खुद में कैद करता जा रहा था, जबकि आसिर भी अब हर तरह की मज़ाहमत छोड़ती इसके सीने में मुंह छुपा गई थी, क्योंकि किचन से
क्योंकि किचन से निकलती शकीला और उस्माना इसे नजर आई थी, जो फौरन ही इसे देखते हुए वापस किचन में छुप गई थी। वो शर्मिंदगी से और कोई पनाहगाह वो शर्मिंदगी से और कोई पनाहगाह ढूंढ ही नहीं पाई थी। पर ये भी शेर तुमने क्या करने जा रही है? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा तुम दोबारा इसी गली में वही सारे काम करने लौट आई हो। क्या इसलिए यहाँ से गई थी कि वापस इसी जगह पर आ जाओ? कितनी खुश थी तुम, कितनी मोहब्बत करता था वो तुमसे। ये सब कुछ कैसे हो गया परिवेश? मुझे यकीन नहीं आ रहा। इस शख्स ने तुम्हें धोखा दिया जो तुमसे मोहब्बत करने का दावा करता था। वो शख्स जो तुम्हें छूने से पहले तुमसे निकाह करना अपना फर्ज समझता था। वो शख्स जो तुम्हारे लिए यहाँ करोड़ों देकर चला गया। वो शख्स तुम्हें धोखा दे सकता है। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हूँ। जो हुआ सो हुआ। अब ना तो मैं कभी किसी पे यकीन करूंगी और ना ही किसी को अपनी जिंदगी में इतनी अहमियत दूंगी। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। अब मजीद मुझसे कोई भी गलती नहीं होगी। मैंने एक शख्स की खातिर खुद को बर्बाद कर दिया। अब मैं कभी बर्बादी की तरफ नहीं जाऊंगी। रोजी वो खामोशी से बैठी हुई थी जब रोजी इसके पास आ बैठी से अफसोस करने लगी थी, लेकिन इस वक्त तो इन लोगों को ये अफसोस भी इसे बिच्छू की तरह डस रहा था। अल्लाह पाक तुझे सब्र दे परिविश, तुझे देखकर बड़ी खुशी होती थी कि तू यहाँ से निकलने वाली पहली औरत बनेगी, लेकिन देख किस्मत तुझे भी यहीं पर वापस लेकर आई है। हम तो वाइफों के नसीब में शायद यही कोठे की चार दीवारियां हैं। तरह तरह के मर्द आते रहेंगे और हम इनकी वक्त गुजारी का सामान बनती रहेंगी। सुना है तू मुझे के लिए राजी हो गई है। रेशम भाई बहुत बड़ा उजड़ा रखवा रही है तेरा। कह रही थी कि तेरे लिए कोई बहुत महंगा लहंगा भी बनवाया है। वो इसके पास बैठी जब मजीद इधर उधर की बातों में उलझाने लगी थी, जबकि इसकी बात पर वो हल्का सा हंसी थी। जानती हो रोसी, मेरी ख्वाहिश थी मैं खूबसूरत सा लहंगा पहनकर अपने शोर का इंतजार करूं, वो आए मेरे हुस्न की तारीफ करे और मुझे अपनी बाहों में समेट ले। लेकिन मेरे नसीब में क्या लिखा है? हजार मर्दों की आंखों की ठंडक बनना। वो जैसे खुद पर हंस रही थी, रोसी को इस पर तरस आया था। वो पिछले दिनों कितनी खुश थी और अब इसका चेहरा मुरझा सा गया था। मर्द भी क्या चीज है ना, औरत को वहां लाकर धोखा देता है जहां इसका कुछ नहीं बचता। अभी 10 दिन पहले परिवेश कितनी खुश थी, इसकी चेहरे की रौनक देखने वाली थी। वो खुशी से झूम रही थी, खुशी से गा रही थी, और अब जिंदगी ने इसे ऐसा दुख दिया था कि वो मुस्कुरा तक नहीं पा रही थी। आज रात इसका मुजरा था। वो कल से वापस यहाँ आ गई थी और उसके पीछे कोई नहीं आया था। मतलब इसका मुकद्दर भी यही कोठा था। आज रात यहाँ मर्दों का मेला लगने वाला था। उस मेले में देखने की चीज सिर्फ परिवेश ही थी। वो जिंदगी से हारा जैसे ही घर में दाखिल हुआ, घर में अंधेरा ही अंधेरा था, लेकिन इसे बाहर सोफे पर अंधेरे में कोई शख्स बैठा नजर आया था। इसके घर में कोई मर्द नहीं था, तो फिर भला वो कौन हो सकता है? वो सोचते हुए अंदर दाखिल हुआ तो अगले ही लम्हे एक खुशी की लहर सी दौड़ गई थी। तेजी से आगे आते हुए अखराज को देखने लगा, जो इसे यहाँ पाके फौरन उठा था और आंखें भरते हुए इसे अपने साथ लगा लिया था। उफ, कितना दिल कर रहा था तुम्हें अपने सीने से लगाने का, अंदाजा लगा सकते हो तुम? वो कितनी ही देर से अपने साथ लगाई खुशी से बोला था, जबकि अखराज को इसकी मुस्कुराहट झूठी लगी थी। किसी को अपने को सीने से लगाकर अपना दुख हल्का किसी अपने को सीने से लगाकर अपना दुख हल्का करना चाहते थे ना। वो जैसे इसकी अंदर की बात जान गया था। हाँ, दुख तो है। देखो ना, दुनिया में दो लोगों से मोहब्बत की है, एक तुमसे जिसके साथ खून का तल्लक है, और बेशक खून के तल्लक तो बहुत खास होते हैं। एक वो थी जिसके साथ दिल का तल्लक था। इस तल्लक ने मुकम्मल ही नहीं होने दिया। कितनी मोहब्बत की थी मैंने इससे। अखराज, इसने मेरा बच्चा मार दिया। ये दुख मुझे सहा नहीं जा रहा। वो मुझे कहती है कि मैंने इसे तलाक दे दी, वो भी फोन पर। मैं मोहब्बत करता था इससे। अखराज, मेरी पहली और आखिरी सच्ची मोहब्बत थी वो। क्या मैं इसे यूं ही छोड़ दूंगा? वो कहती है मुझे इसकी जिस्म की भूख थी। वो कहती है मैं हवस का पुजारी था। तो बता राज, क्या तू बता राज, क्या हवस के पुजारी निकाह करते हैं? वो मुझे मुयस्सर थी। तुझे लगता है अगर मुझे इसके जिस्म की भूख होती तो मैं इसके साथ निकाह करता? मैं क्यों निकाह करता? मैं क्यों करता निकाह? मैं खरीद कर लाया था इसे। जो चाहता इसके साथ सलूक कर सकता था, कोई मुझे रोक नहीं सकता था। वो दुख से बोला था, जबकि अखराज ने जैसे इसकी बात को समझने की कोशिश की थी, लेकिन वो समझ नहीं पाया था। मैं बंद कमरे में कितनी रातें इसके साथ रहा। आधी आधी रात को इसकी वीडियो कॉल पर बात करता रहा, इसका दीदार करता रहा। कभी इसके जिस्म की चाह नहीं की, और इसने मुझ पर इतना घटिया इल्जाम लगा दिया कि मुझे इसके जिस्म की भूख थी। मेरी मोहब्बत की निशानी को, मेरे बच्चे को मार दिया इसने। राज, मुझसे ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही। वो कहती है कि मैंने फोन पर अखराज ने जैसे इसके अल्फाज पकड़े थे। हाँ, इसने कहा कि मैंने फोन पर इसे तलाक दिया, हालांकि मेरा तो राब्ता ही नहीं हुआ इससे। एक दफा भी मैंने इससे बात नहीं की फोन पर। अमेरिका जाने के बाद वो झूठ बोलती रही मुझसे। वो झूठ नहीं बोलती रही भाई, वो सच बोल रही थी। हाँ भाई, वो सच बोल रही थी। फोन तो हमें भी आते रहे हैं। आपको याद नहीं आपका मैनेजर क्या कहता था? आपका मैनेजर आपके नाम से कितनी दफा फेक कॉल्स पर शायद वो चाचा को पैसे भेजता रहा था। मैंने बताया था आपको कोई है जो बिल्कुल आपकी जैसी आवाज निकालता है, और भाई आपके खिलाफ साजिश की गई है। बच्चे वाले मामले को मैं समझ नहीं पा रहा। वो बच्चा आपका था, भाभी ने जो किया शायद डिप्रेशन में किया, लेकिन फिर भी इन्हें आपके बच्चे को मारने का हक नहीं था। लेकिन जिस काल का वो जिक्र कर रही थी वो झूठ नहीं है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो? मैंने कहा कि खबर किसी को नहीं थी, घर में खानदान में कोई नहीं जानता इस बारे में। मैंने कभी ये बात बाहर आने ही नहीं दी। एक डोर सी जैसे इसके हाथ आ गई थी, जिसे वो थामना भी चाहता था, लेकिन परवेश के इतने बड़े गुनाह को वो माफ नहीं कर सकता था। वो 4 महीने तक अमेरिका में फंसा रहा था, यानी कि इसका बच्चा 4 माह का था। वो सांस लेना शुरू कर चुका था, वो जिंदगी जीना शुरू कर चुका था। इसका कत्ल हुआ था, इसके बच्चे का कत्ल किया गया था। भाई, शायद वो चाचा के लिए कोई भी बात पता लगाना कौन सा नामुमकिन बात है। वो लोग हम पर नजर रखते हैं, हमारी एक एक चीज पर इनकी नजर होती है। मैं यकीन से कह सकता हूँ ये किसी की साजिश है। आप माने या ना माने, अगर परवेश भाभी इसके लिए इसलिए आपसे बदगुमान है कि ने आपकी फोन कॉल पर तलाक दी है, तो कहीं ना कहीं इस बात में हकीकत होगी। वो यकीन से पो रहा था। देखें भाई, मैं जानता हूँ परिवेश भाभी ने जो भी किया वो बहुत गलत किया। इन्हें आपके बच्चे को मारने का कोई हक नहीं था,
لیکن وہ ابھی آپ کے نکاح میں ہے، وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کو ہرگز کوئی حق نہیں کہ آپ اسے دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ وہ کل سے حویلی چھوڑ کر گئی ہوئی ہے، کہاں گئی ہے کس حالت میں کوئی نہیں جانتا، آپ اس طرح سے لاپرواہ ہو گئے ہیں۔ چلے وہ سمجھتی ہے کہ آپ نے اسے طلاق دے دی ہے، لیکن آپ تو جانتے ہیں نا کہ آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، آپ اتنے غیر ذمہ دار کیوں ہو گئے؟ پرویش بھابھی پر ہاتھ اٹھایا آپ نے، آج نے مجھے یہ بات بتائی تو مجھے اس پر یقین نہیں آیا، آپ کسی عورت پر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، یہ بات میں مان ہی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں آپ غصے میں تھے، اس وقت آپ نے وہی کیا جو آپ کو سمجھ میں آیا۔ میں ہرگز آپ دونوں ہسبینڈ وائف میں بولنے کا حق نہیں رکھتا، لیکن پرویش آپ کے نکاح میں ہے، وہ آپ کی عزت ہے، وہ اس وقت کہاں ہے کس حال میں یہ جاننا آپ کا فرض ہے، اور آپ کو اس کو ڈھونڈ کر واپس گھر میں لانا چاہیے۔ آپ اس لڑکی سے محبت کرتے ہیں بھائی، آپ کو کوئی حق نہیں آپ اسے دنیا کے ٹھوکروں میں چھوڑ دیں۔ آپ کا غصہ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اپنی بیوی پر غصہ گھر کی چار دیواریوں کے اندر دکھائے، اسے باہر لوگوں کے سامنے ایک تماشا نہ بنائے، خدا کے لیے اسے واپس گھر لے کر آئیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جبکہ ارتاش کو آج پہلی دفعہ اپنا چھوٹا بھائی خود سے بڑا محسوس ہوا، تو ٹھیک ہے تھا پرویش اس کی عزت تھی، وہ اس کی عزت واپس انہیں بدنام گلیوں میں لوٹ کر جا چکی تھی، وہ اسے بے خبر ہرگز نہیں تھا، وہ صبح ہی پتہ لگا چکا تھا کہ پرویش واپس کوٹھے پر جا چکی ہے۔ وہ اپنے بچے کے مرنے کا دکھ اتنا بڑا تھا کہ اس نے سچ مچ میں اس بات کی پرواہ نہیں کی تھی کہ پرویش واپس وہاں پر لوٹ گئی ہے جہاں سے وہ اسے نکال کر ایک عزت کی زندگی دینے کے لیے یہاں پر لایا تھا۔ اخراج بالکل ٹھیک کہتا تھا، وہ اس کی عزت تھی، ممکن تھا وہ کسی غلط فہمی کا شکار تھی، لیکن وہ تو جانتا تھا نا کہ اس نے پرویش کو کوئی طلاق نہیں دی، وہ اسے کیسے واپس انہیں عورتوں کے حوالے کر سکتا تھا؟ نہیں، اسے اپنی بیوی کو واپس لانا تھا، وہ اس کی گنہگار تھی، اگر وہ اسے سزا بھی دیتا تھا وہ حق پر تھا، لیکن پرویش کو اس کے نکاح میں رہتے ہوئے کوئی حق نہیں تھا کہ وہ واپس اس گھر میں جائے جہاں سے وہ اسے نکال کر لے کر آیا تھا۔ میں تمہاری بھابھی کو واپس لے کر آتا ہوں، وہ یہیں رہے گی اسی گھر میں، سے کوئی حق نہیں وہ مجھے چھوڑ کر جائے۔ تم ٹھیک کہتے ہو اخراج، اسے سزا دینے کا حق مجھے ہے، وہ اس دنیا میں تماشا بنانے کا حق نہیں ہے مجھے، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے وہیں سے پلٹ گیا تھا جبکہ اخراج نے گہرا سانس لیتے ہوئے سیڑھیوں سے اوپر کھڑی اپنی بیوی کو دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا، یقیناً اب وہ ساری تفصیل جاننے کے لیے اس کے پاس آنے والی تھی۔ اخراج نے اندازہ لگایا تھا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی تھی، وہ بہت زیادہ ٹینشن لیتی تھی۔ بادشاہ کل سے گیا اب تک لوٹ کر نہیں آیا تھا، زینت کو پریشانی ہونے لگی تھی، نہ جانے وہ کہاں رہ گیا تھا، وہ بہت زیادہ غصے میں ہسپتال سے نکل کر گیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ غصہ ہوگا، ناراضگی دکھائے گا، لیکن زینت نے اپنے انکار پر قائم رہنا تھا، وہ کسی کی سوتن بننے کو تیار نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ وارث شاہ کے صاف لباس کا داغ تو بن سکتی ہے، لیکن اس کی عزت بڑھانے کا سامان کبھی نہیں۔ ریدا نے اسے ٹھیک سے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی، وہ ایک طوائف تھی اور اسے ایک طوائف ہی رہنا تھا۔ اس کی حقیقت یہ تھی کہ اس کا باپ اسے کوٹھے پر بھیج کر گیا تھا اور اسی حقیقت کو اسے ساری زندگی کے لیے قبول کرنا تھا۔ نادر خان باہر ہی تھا، ہر تھوڑی دیر کے بعد اندر آ کر اس کا حال چال پوچھتا تھا، جیسے وارث شاہ نے اسے اسی کام کے لیے رکھا ہو۔ اب کی دفعہ وہ اندر آیا تو اس کے ساتھ 3-4 مرد بھی تھے۔ زینت کو بڑی حیرت ہوئی، یہ سب لوگ کون تھے وہ ہرگز نہیں جانتی تھی، وہ زندگی میں پہلی دفعہ انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن ان میں سے ایک شکل وارث شاہ سے کافی ملتی جلتی تھی، جبکہ اس کے پیچھے ہی ایک داڑھی والا انسان رجسٹر پکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ وہ کوئی مولوی ہے، نکاح تو جمعے کو ہونا تھا، یعنی کہ کل، تو یہ سب لوگ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ آخر وارث شاہ کا ارادہ کیا تھا؟ وہ حیرت سے لوگوں کو دیکھ رہی تھی جبکہ وارث شاہ بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوا تھا۔ چھی تو مولوی صاحب، یہ لوگ میری طرف سے گواہ ہیں اور یہ لوگ میری دلہن کی طرف سے گواہ ہیں، نکاح بھی ہوگا اور جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کروائیے نکاح۔ اس کے لہجے میں وہی غصہ تھا جو کل سے وہ دیکھ چکی تھی۔ وارث شاہ، مجھے آپ سے نکاح نہیں کرنا، میں آپ کو کل ہی اپنا فیصلہ سنا چکی ہوں، میں نہیں جانتی آپ بار بار یہ بات کیوں سننا چاہ رہے ہیں۔ اب کی دفعہ اس کا لہجہ تیز ہوا تھا، وہ کل ہی انکار کر چکی تھی، تو اب یہ سب کچھ کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تم سے کسی نے پوچھا کہ نکاح کرنا ہے یا نہیں؟ اگر میں کہہ رہا ہوں نکاح ہوگا تو مطلب ہوگا، ابھی ہوگا، اسی وقت ہوگا، اور دنیا کی کوئی طاقت مجھے تم سے نکاح کرنے سے روک نہیں سکتی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا جبکہ زینت کو اب اس کی ضد اور ہر ڈرمی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہا تھا؟ مجھے نہیں کرنا آپ سے نکاح، آپ میرے ساتھ زور زبردستی نہیں کر سکتے، اگر اس نکاح میں میری دلی رضامندی شامل نہ ہو تو یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر آپ کے خاندان کے مرد، تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تمہاری دلی رضامندی کے لیے میرا یہ یقین کافی ہے، اسے ملو۔ برزم شاہ میرے تایا کا بڑا بیٹا ہے، ہمارے خاندان کا سب سے بڑا بیٹا، میرے نکاح میں گواہ کے طور پر شامل ہے۔ معمرت شاہ میرا چھوٹا بھائی، یہ ارمان شاہ برزم شاہ کا چھوٹا بھائی، اور یہ مجاور شاہ ہمارے چوہدری چاچا کی اکلوتی اولاد، یعنی کہ ہمارے خاندان کی نسل میں آ کے جو بھی مرد ہیں یہی ہیں جو کہ ہر حال میں میرے ساتھ ہیں، میرے نکاح میں شامل ہیں اور کافی خوش بھی ہیں میرے نکاح سے۔ اگر ان لوگوں کو کوئی اعتراض نہیں تو خاندان کے باقی مردوں کو بھی اعتراض کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو تمہیں میرے خاندان کے مردوں کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ باقی جو کل تم نے بکواس کی وہ میرے نظر میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی۔ وہ ریلیکس انداز میں بولا تھا جبکہ زینت حیرت سے دیکھ رہی تھی، اسے ہرگز اندازہ نہ تھا کہ وہ اپنے ہی خاندان کے مردوں کو اپنی طرف سے گواہ لے کر آئے گا۔ لیکن مجھے پھر بھی آپ سے نکاح نہیں کرنا، میں کوئی تلق نہیں باندھنا چاہتی، میں کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی، جو ہے جیسا ہے ویسے ہی چلنے دیجیے۔ کیا ضرورت ہے کسی طرح کے تعلق میں بندنے کی؟ میرے خیال میں جو جیسا چل رہا ہے بالکل صحیح ہے۔ وہ ابھی بول ہی رہی تھی جب اچانک ہی بادشاہ نے اپنی بندوق کو لوڈ کرتے ہوئے اپنے ماتھے پر رکھا تھا، اور اس کا انداز ایسا تھا کہ وہ مزید بولے گی تو وہ گولی چلا دے گا۔ بولو بولو، میں تمہیں پورے 2 منٹ دیتا ہوں، جو بکواس کرنی ہے کرو، اس کے بعد جو بکواس وہ میری سو کولڈ بیوی کر کے گئی ہے نا، جسے 2 مہینے سے پہلے میں طلاق دے کر فارغ نہیں کر سکتا، وہی کروں گا میں۔ کیا کہا اس نے کہ اگر تم نے مجھ سے نکاح کیا تو وہ میرے بچے کو مار ڈالے گی، اور اس بچے اور اپنی موت کا ذمہ دار تمہیں ٹھہرائے گی، تو یاد رکھو وارث شاہ کی موت کی ذمہ دار بھی تم ہی رہو گی۔ وہ سر پر بندوق رکھے بول رہا تھا جبکہ زینت کی تو سانس ہی اٹک گئی تھی۔ وہ ریدا کو نہیں جانتی تھی وہ ایسا کچھ کرے گی یا نہیں کرے گی، لیکن یہ شخص اپنی ضد کا پکا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ مر جائے گا تو وہ سچ میں مر جاتا۔ وارث شاہ، تم نکاح کرنے کے لیے راضی ہو یا نہیں؟ وہ چلایا تھا۔ میں راضی ہوں، میں کروں گی آپ سے نکاح۔
खुदा के लिए ये रिवॉल्वर नीचे कर दे। वो उठकर बैठने की कोशिश में बुरी तरह से नाकाम होती तरफ ही तो उठी थी इसकी इस हालत पर। गुड, मौलवी साहब ने कहा शुरू कीजिए। वो रिलैक्स होते हुए इसके पास कुर्सी खींचकर बैठ चुका था। बरसम, यरमान और मुजावर वहीं रखे सोफे पर बैठ गए थे, जबकि मोमरेश इसके पास खड़ा था। वो इतना खुश लग रहा था कि हद नहीं। फिर इसके पास ही कुर्सी खींचकर बैठ गया। इसकी शक्ल हद से ज्यादा बादशाह से मुशाबत रखती थी। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे भाभी। हम सब आपका ग्रैंड वेलकम करेंगे हवेली में। वारद का तो आदत है दुनिया से हटकर काम करने की। अब जो मारने जा रहे हैं ना, इसके बाद तो खूब हंगामा होगा, खूब मजा आएगा, लाइव शो एंजॉय करेंगे। इसने यरमान को आंख दबाते हुए कहा था, जो मजे से दांत दिखाते हुए हंस रहा था। फिर बज़म की तरफ इशारा करते हुए से भी शरारत करने से रोका नहीं था। वो हल्की दाढ़ी के साथ घनी मूंछों वाले बॉडी बिल्डर जिसामत के बरकशिश नौजवान था। बॉडी बिल्डर जिसामत के पुरकशिश नौजवान थे। मुजाफर काफी खामोश था, जबकि बरसम भी काफी सीरियस किस्म का इंसान लग रहा था। यरमान भी काफी सोबर सा लग रहा था, लेकिन ये मोमरेश इसे काफी शरारती सा महसूस हो रहा था। निकाह काफी जल्दबाजी में पढ़ाया गया था। इन सब लोगों ने गवाहान की इस दस्तक की जगह पर अपने साइन किए थे, थोड़ी ही देर में, वरना चाहते हुए भी इसके निकाह में आ चुकी थी। ये घुंघरू काफी भारी है, तुम्हारे पैरों में दर्द हो जाएगा। परिविश वो रात के मुजरे की तैयारी कर रही थी जब कमरे में दाखिल होती रेशम भाई से देकर बोली थी। वो काफी भारी घुंघरू अपने पैरों में सजा रही थी। जिंदगी की तकलीफों के सामने ये तकलीफ क्या ही अहमियत रखती है रेशम भाई। कितना दर्द देंगी ये घुंघरू? क्या इतना दर्द दे सकते हैं कि मुझे अपना दर्द भूल जाए? नहीं ना, इस दर्द के सामने ये दर्द कुछ भी नहीं। फिक्र ना करे, नहीं मरती मैं ये भारी घुंघरू पहनकर। इसके लहजे में एक तलखी सी थी, जिसे महसूस करके रेशम भाई इसके पास बैठ गई थी। हाय मेरी मासूम बच्ची, यूं दुखी ना हो। ये तो नसीबों का खेल है, जो लिखा होता है किस्मत में वही होता है। फिर तो वाइफों के नसीब कहाँ इतने रोशन होते हैं। मैं तो पहले दिन से ही जानती थी, लेकिन सोचा तुझे एक दफा इसे आजमाने दूं। इतना कम ज़ब्त तो मुझे नहीं लगता था। वो सैयद ज़्यादा, मुझे तो लगता था जैसे सचमुच में तेरी किस्मत का सितारा चमक उठा है। जो होना था वो हो गया। अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़। अब किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं। अब वो कर जो तुझे करना चाहिए। अब तू दिखा दे इसे कि इसके चले जाने से तेरी जिंदगी रुकी नहीं थी। इसके जैसे तेरी जिंदगी इसके जैसे तेरी जिंदगी में बहुत आए और बहुत गए, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। वो उसके सामने बैठी जैसे से समझा रही थी, जबकि इसकी बात पर अब की दफा वो हंस तक न सही थी। खुश मेरे जैसे होते हैं कुछ लोग, इसने तनाफर से कहा था सर इसने तनफर से सर झटकते हुए कहा था। छोड़ मेरी बच्ची, मत सोच इन सब चीजों के बारे में। तू जितना सोचेगी इतना ही दुखी होगी, और मैं नहीं चाहती कि आप तो इस इंसान के लिए अपने आंसू जाया करे। ये कीमती मोती लाखों के हैं, मेरी जान लाखों के कैश का ऋण है। तुझे सीखने की जरूरत है, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तू सब कुछ सीख जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता तो इस चीज में तो सही पागल हो जाएंगे लोग तेरे लिए। चल तू तैयारी कर, बड़ी खूबसूरत लग रही है इस लहंगे में। सबके दिलों पर बिजलियां गिराएगी। बाहर मर्द इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं। तू भी अब आहिस्ता आहिस्ता तैयारी कर। आज तो ऐसी धूम मचेगी लाल हवेली में कि हर कोई तुझे देखता ही रह जाएगा। मुझे पूरा यकीन है आज लाल हवेली में जो भी होगा, कभी किसी ने ना देखा होगा और ना ही कभी किसी ने सुना होगा। मैं बाही तरह इंतजार कर रही हूँ सिर्फ आज के मुजरे में बैठने के लिए। बीस अब सिर्फ आज के मुजरे में बैठने के लिए 20-20 हजार रुपया लिया है सबसे। हजारों की तादाद में आए हैं लोग। समझ ले आज रेशम भाई करोड़ों कमाएगी। आज रेशम भाई हीरा तो भी तो पेश कर रही है। वह नरमी से इसके गाल को छूती इसके करीब से उठकर बाहर निकल गई थी, जबकि परिविश हैरान थी इसकी बात सुनकर के। वो पहले भी मुजरा करती थी, पहले तो कभी इसके मुजरे पर इतनी भीड़ न रही थी, और फिर मुजरा देखने की कीमत तो सिर्फ 1000 रुपये थी। असल अहमियत तो इस पर उठने वाली रकम की होती थी, जो अमीरजादे इस पर उठाकर जाते थे। तो इतनी ज्यादा रकम देकर आज सिर्फ लोग इस महफिल में शामिल हुए थे। क्यों? आखिर ऐसा क्या था आज, क्या स्पेशल था जो सिर्फ इस महफिल में शामिल होने के लिए वो लोग रकम लुटा रहे थे? वो हैरान होती अपने पैरों में घुंघरू बांधने लगी थी। अरताज साहब, मैंने मुबारक गट्टी कर ली है। आपका पुराना नंबर जो आपने लीक हो जाने की वजह से 2 साल पहले बंद करवा दिया था, वही नंबर 6 माह से किसी ने ओपन करवाया है। अब ये नंबर किस तरीके से ओपन करवाया गया है इस बारे में तो मैं ठीक से नहीं जान सकता, लेकिन ये नंबर आपकी ही आईडी कार्ड से कॉन्टेक्टेड है, और हमें जिस नंबर से पहले कॉल आती रही है आपका ही नंबर है। हम जब भी इस नंबर को ट्रैक करते हैं तब आपका ही आईडी कार्ड और डेटा सामने आता है। आपके बैंकर को नहीं पता कि आपने ये नंबर बंद करवा दिया है, इसलिए इन्हें जब भी आपकी कॉल आई, उन्होंने इस आदमी के लिए बैंक अकाउंट नंबर पर रकम ट्रांसफर करवा दी। आपकी आवाज़ थी, आपका नंबर था, तो इन्हें कभी तफसील नहीं जानी, क्योंकि इन्हें यही लग रहा था कि आप ही हैं। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको साथ साथ निकाल कर सेंड करता हूँ। इसका सेक्रेटरी बोल रहा था, जबकि वो ब्लूटूथ कान से लगाए लाल हवेली की तरफ जा रहा था। ठीक है, मुझे सारी तफसील निकाल कर दो, मुझे सब कुछ जानना चाहता हूँ। अरताश ने से कहते हुए फोन बंद किया था। वो खुद भी ये सुनकर हैरान रह गया था कि वो नंबर जो 2 साल पहले इसने बंद करवा दिया था, वो नंबर एक दफा फिर से ऑन हो गया था, लेकिन कैसे, ये वो नहीं जानता था। क्या किसी ने इसके फिंगरप्रिंट्स कॉपी करवाए थे? क्योंकि सिम रजिस्ट्रेशन के लिए फिंगरप्रिंट जरूरी होते हैं। कौन करवा सकता है ऐसा? इसके चाचा या शायद के अलावा इनके ऑफिस में ज़्यादातर इन्हीं दोनों लोगों का आना जाना था। इसका मतलब ये था कि इसकी सारी साजिश में कहीं ना कहीं वो लोग भी शामिल थे। इन लोगों ने इसके बारे में सब कुछ जान लिया था। इतना अंदाज़ा तो इसे था ही कि वो लोग इसके पल पल की खबर रखते हैं, लेकिन परिविश के मामले से वो वाकिफ है, इस बात का इसे यकीन नहीं आ रहा था। शायद ने इसे लाल हवेली देखा था तो यकीनन वो जान चुका था कि वो वाइफों में दिलचस्पी रखता है, लेकिन इसने परिविश का जिक्र तो नहीं किया था। तो क्या रेशम भाई ने इसे परी इसके बारे में बताया था? हाँ, वहाँ मौजूद तमाम लड़कियों में किसी ने, या फिर वहाँ मौजूद
या फिर वहाँ मौजूद लड़कियों में से किसी ने। इतना तो वो समझ ही गया था कि शायद इसके पीछे पीछे ही वहाँ पर आया था, लेकिन वो इसके बारे में सब कुछ जान चुका था। ये इसके लिए भी किसी शौक से कम नहीं था। वो अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाता जल्द से जल्द लाल हवेली पहुंचना चाहता था। इसे कुछ हद तक अंदाजा हो चुका था कि इसके खिलाफ साजिश की गई है, लेकिन किसी भी साजिश के तहत वो परिवेश को अपना बच्चा मारने की इजाजत नहीं देता था। इसके बच्चे को मारकर परिवेश ने बहुत गलत किया था, जिसकी माफी वो इसे इतनी आसानी से नहीं देने वाला था। लेकिन अगर वो किसी साजिश का निशाना बनी थी तो वो हरगिज परिवेश को खुद से दूर नहीं कर सकता था। वो उसकी बीवी थी और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इसका खानदान इसके बारे में जान जाए। इन दोनों के पर्सनल प्रॉब्लम्स इन दोनों तक ही महदूद थे, जिसमें वो किसी तीसरे को शामिल नहीं करने वाला था। हाँ, लेकिन परिवेश को एक इज्जत की जिंदगी देना, इसे दुनिया के सामने अपनी बीवी कबूल करना, इसे दुनिया के सामने मोतबर बनाना वो अपना फर्ज समझता था, और वह हरगिज अपने फर्ज से पीछे नहीं हटने वाला था। चाहे इसके लिए परिवेश इसको कितना ही गलत क्यों ना समझे, इसे कितना ही बुरा क्यों ना तसव्वुर करे। वो परिवेश को छोड़ने के बारे में हरगिज नहीं सोच सकता। इसे परिवेश को वापस लाना था, इसे बताना था कि वो किसी गलतफहमी का शिकार हुई है। इसने हरगिज इसे तलाक नहीं दी, और वो इसे यकीन दिला सकता था। सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हुए मुबारकबाद दे रहे थे। सर शाम निकाह मुकम्मल हुआ था। सब लोग एक दूसरे से गले मिलते हुए मुबारकबाद दे रहे थे। सरे शाम निकाह मुकम्मल हुआ था। वारिस शाह सबसे गले मिलते हुए काफी शर्मसार सा सबसे मुबारकबाद वसूल कर रहा था। इसके चेहरे से इतनी खुशी साफ झलक रही थी। बहुत बहुत मुबारक हो वारिस का, आखिर आपको आपकी मोहब्बत मिल गई। मोहम्मद शायद के सीने से लगते हुए बोला था, जबकि वो मुस्कुराकर इसे अपने साथ लगाता खुशी का इजहार कर रहा था। खैर मुबारक, तुम्हें भी मुबारक हो, आखिर तुम्हारे भाई अपनी मोहब्बत जीत गया है। वैसे सख्ती से खुद में बेचते हुए बोला था, निकाह मुबारक हो वारिस शाह, अब बताओ क्या करना है। मैंने अपना वादा निभा दिया, तुमसे किया हुआ वादा मैं पूरा कर चुका हूँ। तुम्हारे निकाह में बतौर गवाह में शामिल हो चुका हूँ। आप बताओ कि आगे तुम क्या करना चाहते हो। मेरा मतलब है, जीनत को तुमने कहा था कि तुम हवेली लेकर नहीं जाओगे, इसे हवेली से दूर रखोगे। तो बताओ अब क्या इरादे हैं तुम्हारे। अगर ये लड़की तुम्हारे साथ हवेली नहीं जाएगी तो फिर ये कहाँ रहेगी, और यकीनन जहाँ ये रहेगी वहीं तुम भी रहने वाले हो। आखिर ये लड़की तुम्हारी मोहब्बत है, इसे निकाह करने के लिए तुम खानदान बरादरी के खिलाफ जा चुकी हो। तो फिर बताओ तुम आगे क्या करोगे, क्योंकि आने वाले हालात तुम्हारे लिए साजगार तो हरगिज नहीं होंगे। इसे मुबारकबाद देते हुए बरजम ने इसे जानने वाली संगीन अक्का प्लीज, इस वक्त मैं बहुत खुश हूँ। मैं इन सब चीजों के बारे में सोचकर अपना मूड बिल्कुल भी खराब नहीं करना चाहता। मुझे मेरी मोहब्बत मिल गई है, जिसकी ख्वाहिश मुझे हमेशा से थी, वो मेरे निकाह में आ चुकी है। अब मुझे किसी की परवाह नहीं। वो बेफिक्र अंदाज में बोला था। और रिदा, इसके बारे में क्या सोचा है तुमने। तुम किसी की परवाह ना करो, बेशक ना करो, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लड़की तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे घर में तुम्हारे कमरे में तुम्हारी बीवी बनकर रह रही है, तुम्हारी नस्ल चलाने जा रही है। इसके बारे में क्या सोचा है तुमने। जवाब दो मुझे, क्या करोगे इसके साथ। इसे वहीं पर बीवी बनाकर रखोगे और सारी जिंदगी इसे इंतजार की सूली पर लटकाओगे, या फिर इसकी जिंदगी का कोई और फैसला कर रखा है तुमने। वो इसे देखते हुए सवाल कर रहा था। वो अपनी मोहब्बत में जरूरत से ज्यादा मतलबी हो गया था। इसने जो चाहा था वो कर दिखाया था। वो इन सबको यहाँ पर धमकी देकर लाया था कि अगर वो इस निकाह में शामिल ना हुए तो वो लोग इसके जनाजे को उठाएंगे। इसके लिए भी इसे 4 कंधों की जरूरत थी, जिस तरह इस वक्त इसे 4 गवाहों की जरूरत थी। सिवाय मोमनश के बाकी तीनों उसकी धमकी की वजह से ही यहाँ पर मौजूद थे, वरना हरगिज रिदा के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी ना होने देते। वो भी तब जब वो ये बात क्लियर कर चुका था कि वो रिदा को कोई हक नहीं देना चाहता। वो तो इसे अपनी बीवी भी सिर्फ मजबूरी के तहत कबूल करता है, यहाँ तक कि वो अपने होने वाले बच्चे का वजूद भी सिर्फ इस खानदान के बरू की ख्वाहिश कहकर रिदा से बेनियाज हो गया था। भाई, मैं मेरा और रिदा का बीच का मामला है। आप इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते, और कुछ बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में आपको कुछ बता भी नहीं सकता। लेकिन आपसे इतना जरूर कहूंगा कि रिदा के साथ किसी तरह की नाइंसाफी नहीं हुई। हाँ, मुमकिन है मेरी दूसरी शादी से तकलीफ दे, इसके दुख की वजह बने क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत का दावा करती है। लेकिन जिस बच्चे के वजूद को आपने बीच में ला रहे हैं, इसकी कहानी कुछ और है। वो लड़की मेरे निकाह में है, और यह हकीकत है कि वो मेरे साथ मुखलिस है, लेकिन ये भी हकीकत है कि इसकी शख्सियत में बहुत सारे राज पोशीदा है। फिक्र ना करें, इन मामलात में वो कुछ भी कहने का हक नहीं रखती। बाकी इसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, और ना ही आगे हुई। बाकी इसके साथ ना कोई नाइंसाफी हुई है और ना ही कभी आगे होगी। आप बेफिक्र हो जाएं, बल्कि आप जाएं, आपको बहुत काम होगा। आपका कीमती वक्त बहुत ज्यादा जरूरतमंदों के काम आ सकता है। वो इसे देखते हुए बोला था, जबकि इसकी बातों को ठीक से समझने की कोशिश में नाकाम होता हुआ उसका कंधा थपथपाते हुए वहां से बाहर निकल गया था।